हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बात आज किसानों की हो रही है। दरअसल बीते कई दिनों से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे में बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो भारत बंद के बाद से बातचीत फिलहाल क्या बंद होती जा रही है, क्या आगे रास्ते खुलने जा रहे हैं, क्या इसमें होगा, जरा समझ लेते हैं। लेकिन बॉर्डर पर स्थिति क्या है वो जरा बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनूप कुंडू। और हिसार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिसार में क्या स्थिति है वो सबसे पहले आपको बताते हैं और उसके बाद आपको बॉर्डर की स्थिति भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अनूप, जरा हलचल क्या है और अब कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान संगठन नेताओं के द्वारा की गई, अब हरियाणा के अलग अलग इलाकों में इसको लेकर के हलचल क्या है? शुभेंदु जी, अगर मैं पहले भारत बंद की बात करूं तो हिसार सबसे बड़ा केंद्र रहा भारत बंद करने के लिए और किसानों का यहां पर हर जगह बहुत बड़ा आंदोलन देखा गया था। चाहे वो सूर्यवाला चौक हो, सतोद बीच पड़ी हो, टोल प्लाजा हो, मैयर का, बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहां पर सबसे ज्यादा भारत बंद का असर देखने को मिला तो वो हिसार का केंद्र रहा। उसके बाद अब भी ऐसा है, प्रत्येक गाँव में एक चंदा इकट्ठा किया जा रहा है कि किसान यहाँ से जो बचे हुए किसान हैं वो यहाँ से दिल्ली के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनको पता है कि 8 तारीख को जो भारत बंद था उसके बाद 9 तारीख को सरकार से बातचीत हुई, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ी। अब किसान नेता जो है उनके आह्वान पर वो किसान यहाँ से कुछ करना शुरू कर सके और जो संख्या अब दिल्ली में है उससे 2 से 4-5 गुना तक संख्या बढ़ सकती है। किसानों ने यहाँ से तैयारियां शुरू कर दी है और जिस प्रकार से किसान नेताओं ने आह्वान किया है कि 12 तारीख को जयपुर हाईवे बंद रहेगा, टोल प्लाजों को बंद किया जाएगा, मंत्रियों का घेराव किया जाएगा, सांसदों का घेराव किया जाएगा, तो उसकी तैयारी में भी यहाँ पर जुट गए हैं। जी शुभेंदु। हाँ बिल्कुल, मैं अनूप जरा वापस लौटता हूँ आपके पास। लेकिन जरा हमने जैसा कि अपने सभी दर्शकों को कहा था कि हम बॉर्डर पर इस वक्त क्या चल रहा है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यानी कि सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त स्थिति क्या है उसको आप बारीकी से दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता लाजपत इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, जरा सबसे पहले जानना चाह रहा हूं कि हलचल अभी क्या है। हम लगातार दर्शकों तक वो तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं कि कल की बैठक जब किसान संगठन नेताओं के द्वारा की गई, प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, नामंजूर कर दिया गया नेताओं के द्वारा। अब उसके बाद हलचल क्या है? लाजपत, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, जरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन वापस जरा मैं अनूप का रुख कर लेता हूं। अनूप, जिस तरीके से अभी तक भी देखा गया, बातचीत का सिलसिला अब आगे क्या बढ़ेगा, इसको लेकर के क्या कह रहे हैं लोग? और अगर संगठन नेता बातचीत आगे नहीं बढ़ाते हैं तो बाकी किसानों का इस पर रुख क्या है, वो क्या चाहते हैं? शुभेंदु जी, किसानों का सिर्फ एक ही ध्येय है कि वो जो 3 कानून बनाए गए हैं उनको रद्द करे। इससे पहले और इसके बाद वो कुछ नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार कितनी बार वार्ता का दौर चला चुकी है, हर बार कुछ नया लेकर के आती है और इस बार के भारत बंद के बाद उन्होंने कुछ संशोधन करके भी पेश किया। लेकिन किसानों का सिर्फ यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ तीनों कानूनों को रद्द किए जाने से पहले कोई बात नहीं होगी। इसको लेकर के किसान अड़े हुए हैं और ये सीधा सा देखने वाली बात भी है शुभेंदु जी कि किसान इस तरह से अड़ चुके हैं और किसानों के हौसले भारत बंद के बाद डबल हो चुके हैं, क्योंकि भारत बंद उन्होंने कामयाब किया। इसके बाद एक आह्वान पर अब गांव से वो किसान भी चल पड़ा है दिल्ली के लिए जो यहाँ पर व्यस्त था। कहने की बात यह है कि अब दिल्ली में संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और सरकार पर दबाव भी लगातार बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो खापों ने समर्थन किया है शुभेंदु जी, वो भी कहीं न कहीं हरियाणा की राजनीति में भी उथल पुथल मचा देने वाला है, क्योंकि हर किसान अब अपने विधायक सांसद से ये कहने लगा है कि वो या तो जनता का साथ है या सरकार का दे रहा, तो वो इस चीज को स्पष्ट करे। इस प्रकार से लगातार मंत्रियों का घेराव भी किया जाएगा और उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। लेकिन इसका असर क्या होगा अनूप? अगर मंत्रियों के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, उनका घेराव किया जाएगा, तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यह फैसला है और अभी तक भी हमने देखा भारत बंद का कितना असर देखने को मिला। हालांकि हरियाणा पंजाब में बखूबी तरीके से इसकी जो तस्वीरें थी वो देखने को मिली, तो कितना इसका दबाव बनेगा सरकार के ऊपर? शुभेंदु जी, निश्चित रूप से इस पे सरकार पर दबाव बनेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जेजेपी के जो विधायक है वो किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। कांग्रेस पहले पूरी की पूरी, इनेलो पार्टी पूरी की पूरी समर्थन में है। लेकिन अब जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के जो हैं विधायक हैं या मंत्री हैं उन पर जो दबाव बनाया जा रहा है, उनको किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनको गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा
अगर वो आएंगे गांव में तो जिस प्रकार उन पर ठंडे पानी की बौछार फेंकी गई थी, उसी प्रकार गांव में वो ठंडे पानी की बाल्टियां भर भर के उनके ऊपर फेंकेंगे। ऐसे में कहीं न कहीं अगर उन नेताओं ने अपनी राजनीति जिंदा रखनी है और लोगों के बीच में आना है तो निश्चित रूप से उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। और सरकार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री फिलहाल बात करके आए हैं दिल्ली, तो इस प्रकार से ये विधायकों का और मंत्रियों का ही दबाव है कि वो जनता का दबाव में आकर के अपने मुखिया को बोल रहे हैं और वो आगे बातचीत के लिए लगातार इस बात को बढ़ाकर इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अनूप, लेकिन 12 दिसंबर को देश भर के अंदर टोल फ्री करने का ऐलान भी इस दौरान किसान संगठन नेताओं ने किया है, तो अब टोल पर क्या सुरक्षा बढ़ाई जा रही है? क्या इस बारे में भी हिसार से कोई जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल शुभेंदु जी, जिस प्रकार भारत बंद था उस समय भी प्रशासन ने तो पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन बेबस नजर आया था। हालांकि अब भी जिस प्रकार से किसानों ने ये चेतावनी दे दी है कि वो टोल फ्री करेंगे और हाईवे या मंत्रियों का घेराव करेंगे, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। लेकिन किसान अपने आप में एक सैलाब बन चुके हैं और किसी के रोके रुकने वाले नहीं है, क्योंकि किसानों की संख्या अब इस 3 कानूनों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी है और वो किसी के रोके रुकने। जो किसान अब घोषणा करते हैं या कोई चेतावनी देते हैं या कोई ऐलान करते हैं तो उस पर 100% खरा उतरते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पहले आंदोलन टूट जाते थे शुभेंदु जी, उस प्रकार इस बार का आंदोलन टूटने की बजाय एकजुट होकर लड़ा जा रहा है। और यही कारण है कि सरकार पर और प्रशासन से बाहर का ये पूरा का पूरा सिस्टम हो चुका है। जी अनूप, लेकिन एक तरफ जहां कोशिश की गई थी, जब बातचीत का दौर चल रहा था तब हरियाणा के किसान संगठनों को भी अलग से बुलाया गया था। उसमें कोशिश यही थी कि अगर हरियाणा के किसान इस बात को लेकर के रजामंद हो जाते हैं कि संशोधन कर दिया जाए तो ठीक है। अगर वो रजामंद हो जाते हैं, क्या इस सिलसिले में अगर बातचीत आगे बढ़ती है, क्या एक बार फिर से अगर संगठनों को बुलाया जाता है तो बीच का रास्ता कैसे होगा? क्योंकि किसान तो अड़े हुए हैं, सरकार भी ये कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो अगर दोनों अपनी तरफ स्टैंड इसी तरीके से रखेंगे, रुख बदलेंगे नहीं, तो समाधान निकलेगा कैसे? आंदोलन कैसे और कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल शुभेंदु जी, किसान नेताओं की तरफ से ये भी बयान आया कि अगर सरकार दोबारा से बातचीत करना चाहती है या उनके सामने प्रस्ताव रखती है तो वो बात करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि संशोधन करने से मात्र समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कि किसानों की मांग है कि एमएसपी के अंदर लिखा जाए, बाकायदा कानून बनाया जाए, और सरकार चाहती है कि उसमें किसी प्रकार का संशोधन करके। इस बात पे बिल्कुल सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि किसानों का सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो 3 कानून बनाए गए उसमें एमएसपी, मंडियां जारी रहेंगी, किसानों को एसडीएम की बजाय कोर्ट तक जाने का जो है उनका रास्ता खुला रहेगा। और इस प्रकार की तमाम जो मांगे हैं उनको लेकर के सिर्फ यही है कि वो इन मांगों को मांगने सरकार, अगर सरकार नहीं मानती है तो किसान अपनी बात पे अडिग है। और वो देख सकते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या बढ़ रही है। जी हरियाणा सरकार में भी हलचल नजर आ रही है अनूप, और इसको लेकर के एक अनौपचारिक बैठक भी लगभग 12 बजे के आसपास बुलाई गई है। आपको लगता है कि इस बैठक के जरिए भी सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि एक तरफ जब सांसदों का, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, नेताओं का घेराव करने का यहां पर आह्वान किसान संगठन नेताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी किया, तो क्या अब आगे हरियाणा सरकार भी इस पर विचार कर रही है और कहीं बातचीत करेगी, केंद्र के पास तक अपनी बात पहुंचाएगी कि अभी ये स्थिति चल रही है और हरियाणा सरकार के लिए ज्यादा मुश्किलें हैं? शुभेंदु जी, बिल्कुल सरकार को मंथन करना चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात हरियाणा में बने हुए हैं और लगातार जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर खास करके जो खबरें फैल रही है कि कभी भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर सकती है, उधर से बहुत बार ऐसा देखा है कि दिग्विजय चौटाला के बयान आए कि उनकी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। तो कहीं न कहीं ऐसे राजनीतिक गलियारों से बयान आने के बाद सरकार को निश्चित तौर पे ऐसी चीजों पर मंथन करना पड़ेगा, जिनको देखते हुए उन्होंने अपनी सरकार को अगर बचाना है। नहीं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक एक करके विधायक कहीं न कहीं, चाहे वो जेजेपी के हैं, वो समर्थन में आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि लगातार दबाव बना तो बीजेपी के ऐसे विधायक भी अभी तक जो हैं जो किसानों के समर्थन में आ सकते हैं, और ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हरियाणा सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। तो मंथन तो जरूर बनता है। जी अनूप, लेकिन जहां जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला की तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस तो इस ताक में बैठी है कि हम अपना समर्थन वापस ले लें, लेकिन हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, राजनीति इसमें हो रही है।
हाँ बिल्कुल, देखिए राजनीति इसमें खास करके शुरू से ही हो रही है जब से ये आंदोलन चला था, लेकिन पहले इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये आंदोलन इतना बढ़ेगा और किसान नेताओं का या किसान जो संगठन है उनका इतना अधिक दबाव सरकार पर या जो गठबंधन सरकार पार्टी है उस पर पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बार बार यही बयान दिए गए हैं कि ऐसे अगर नैतिकता जेजेपी के अंदर बची है तो उसने अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए, लेकिन हालात अभी बहुत असमंजस की स्थिति में है शुभेंदु जी, क्योंकि जिस प्रकार से जेजेपी के विधायक लगातार समर्थन कर रहे हैं, लगभग 6 से 7 विधायक ऐसे हैं जिनके बयान आ चुके हैं कि वो किसानों के समर्थन में है, तो कहीं न कहीं अपने आप में एक कमजोर कड़ी होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर बीजेपी को अपनी सरकार बचानी है तो उसके अपने सहयोगी दल को भी विश्वास में लेना पड़ेगा और खुद के जो विधायक है उनको भी विश्वास में ही रखना पड़ेगा। जी चलिए अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए और जरा लाजपत हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। लाजपत, इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर लगातार जो किसानों का धरना जारी है और इसमें लगातार जो है भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन और सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। संशोधन तक की बात तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसान अपनी बात पर अड़ियल है। लगातार जो है 14 तारीख को दिल्ली कूच करने की भी बात सामने आई है। ऐसे में लगातार जो है रणनीति काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रशासन और सरकार के सामने बात करें तो लगातार जो हमारे साथ जो किसान कुछ आने लग रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। जो पंजाब से एमएलए हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लगातार जो है तो वो भी मेरे साथ हैं। तो किसान जो है वो लगातार आ रहे हैं साथ में, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि क्या लगातार जो है 14 तारीख की कुछ की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिलायंस के जो प्रोडक्ट हैं उनके बाइकाट की बात आई है सामने, और लगातार जो आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब से एमएलए हमारे साथ में, उनसे जानते हैं, प्रयास करते हैं कि आपका पूरा परिचय। और मैं सिमरजीत सिंह बैंस, एमएलए पंजाब विधानसभा और मेरा हल्का आजमनगर लुधियाना। तो अगली क्या रणनीति है? संशोधन तक की बात हो चुकी है सरकार की। तो आपको याद होगा ये मोदी सरकार जो एरोगेंट एंड डिक्टेटरशिप, इनको ये नहीं मालूम कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो मतदान नहीं होगा। ये किसान लोगों की अन्नदाते की प्राप्ति है, संघर्ष की प्राप्ति है। क्या आज बोल रहे हैं टाइटल छोड़ दो, इस कानून का टाइटल छोड़ दो, बाकी इसमें जो मर्जी 100 अमेंडमेंट करवा लो। तो ये 2 या 3 दिन की और बात है, ये आंदोलन नहीं है, अब ये तीर्थ यात्रा बन गई है। 16 तारीख की बात है, उससे पहले हो जाएगा काम। अब 101% ये कानून रद्द करेगी केंद्र सरकार। उनको पता लग चुका है कि ये अब देश का नहीं पूरी दुनिया का आंदोलन बन गया। जो बंदा फिजिकली इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर सका किसी वजह से, वो मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे इस आंदोलन के साथ है। तो लोकतंत्र में कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सरकार बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं। तो ये लोगों का आंदोलन है, ये अपनी सारी मांगे पूरी करके पंजाब और हरियाणा का किसान, जिसने पूरे देश के किसान को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने का काम किया। एमएसपी और सरकारी फीस कहाँ मिलती थी? पंजाब और हरियाणा को छोड़ के क्या यूपी बिहार में मिलती थी? नहीं। तो आज ये कानूनन राइट देश के किसान का बनेगा कि एमएसपी पूरे देश के किसान गेहूं और चावल की हो। किस तरह का फैसला लिया गया? तो वो जो कॉर्पोरेट है ना, अडानी अंबानी, उनका बायकाट है। तो हमें तो हमारे लोग कभी जाते नहीं है इनके शोरूमों पे। तो एक किसान आंदोलन की कॉर्पोरेट जो बीजेपी और बड़ी पार्टियों को फंड देके इलेक्शन लड़ाता है, तो भाई आप अपनी पार्टी का कोई इनको साधन दो लूटने का, तो आप किसान का गला क्यों पकड़ा रहे हो इनको? दिल्ली कूच करने की कोई तैयार नहीं। 100% दिल्ली कूच करेगा देश का किसान, दिल्ली के बॉर्डर सील हो जाएंगे। पर उससे पहले मेरी ऑब्जर्वेशन है, उससे पहले मोदी सरकार घुटने टेक के ये कानून समाप्त करेगी। सब तक की कोई सूचना बनने की कोई सूचना की बात नहीं है, मेरा तकादा है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्या था जो मोदी ये समझा कि 135 करोड़ देशवासियों को डेमोक्रेसी जो टांग बन गई इनके लिए, तो टांग के साथ इनको जिधर को मर्जी ले जाओ। तो अब पता चल गया कि ये भाई बात चलेगी नहीं। 370 नोटबंदी, जीएसटी, टांग के साथ लोगों को जिधर को मर्जी ले जाओ। लेकिन अब मालूम पड़ गया, आटे दाल का भाव पता चल गया, तो ये कानून मोदी सरकार के गले की हड्डी है। आने वाली इलेक्शन में ईवीएम ना हो,
बैलेट पेपर पे हो। बिल्कुल, ये इसमें बहुत सारी और चीजें हैं। बिल्कुल लाजपत, ये आपने जो बात की है, और पंजाब के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस बात को रख रहे हैं। हालांकि निर्दलीय तौर पर उनकी अपनी एक अलग पहचान है। बैंस बंधु पंजाब के अंदर राजनीति में एक लंबे सिरे से काम करते रहे हैं और उनकी एक जमीनी पकड़ भी है। लेकिन मैं रुक करूंगा आपका लाजपत, लेकिन जरा अनूप कुंडू, क्या अभी तक और इसको लेकर के जानकारी मिल रही है? जननायक जनता पार्टी जो कि अभी भी समर्थन दे रही है, बार बार विपक्षी खेमा एक आरोप लगा रहा है और धरना स्थल पर भी कई जगहों पर पोस्टर और बैनर लगाए गए कि आखिर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं कहां। और इसी को लेकर के अभय चौटाला ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसमें जब किसान का बेटा होने के बाद, किसानों का वोट मिलने के बाद आप संसद पहुंचे, सांसद बने, विधानसभा पहुंचे, विधायक बनकर के आप उप मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे में आप कैसे किसानों की बात नहीं रख रहे हैं? सीधे सीधे निशाना साधा जा रहा है। हाँ बिल्कुल शुभेंदु जी, हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में बीजेपी से ज्यादा जेजेपी से लोगों को बहुत ज्यादा आस थी, क्योंकि जेजेपी के जो 10 विधायक चुन करके गए थे वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से गए थे और उन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट मांग करके, किसान के नाम पर वोट मांग करके 10 विधायक लेकर के अपनी सत्ता के लिए शुरुआत की। के तौर पर उन्होंने जो बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाने का काम किया था, तो लोगों की बहुत ज्यादा आस डिप्टी सीएम से ही है। इसलिए बार बार हर कहीं भी जिक्र आता है तो वो दुष्यंत चौटाला का आता है। और इस आंदोलन में अगर सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो भी जेजेपी पार्टी को होगा। अगर दुष्यंत चौटाला समय रहते किसानों के साथ में नहीं आए तो आने वाले समय में हो सकता है कि जेजेपी पार्टी को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़े। जी अनूप, लेकिन हलचल अब हिसार के अंदर कितनी और ज्यादा नजर आ रही है। जैसे जैसे अब ये आंदोलन बढ़ रहा है, हिसार के किसान जो हैं उनकी भूमिका इस आंदोलन में क्या है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग हरियाणा के इलाकों से जो किसान हैं वो अपना साथ दे रहे हैं, तो हिसार के भी किसान लगातार पहुंच रहे हैं। शुभेंदु जी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिसार इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, चाहे वो बंद की बात हो या धरने प्रदर्शनों की बात हो। और अब हिसार जिले की अगर बात कर ली जाए तो हिसार जिले के प्रत्येक गांव से किसानों ने दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर दिया है। और यहां तक कि उन्होंने यहां पर जो खाद्य सामग्री है उससे अपने ट्रैक्टर ट्राली भर लिए हैं। पहले जितनी संख्या में किसान हिसार जिले से गए हैं उससे 2 से 3 गुना संख्या में किसान जाने की तैयारी में है। हर गांव में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, गेहूं इकट्ठी की जा रही है, दूध इकट्ठा किया जा रहा है। और किसान किसी भी हालत में जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं किए जाते तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। दूसरी बात शुभेंदु जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब किसानों की जो बिजाई का समय था वो पूरा हो चुका है। किसान कहीं न कहीं अब खेतों में ज्यादा काम नहीं बचा है, तो ऐसे में घर में 1 या 2 सदस्य को छोड़ के बाकी सभी सदस्य लगभग किसान फ्री हैं। और ऐसे हालात में वो दिल्ली कुछ करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी देने के लिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहे और आप इस आंदोलन को लेकर के हिसार से क्या रूपरेखा तैयार हो रही है वो आपने बताया है। और संशोधन प्रस्ताव को हालांकि किसान संगठन नेताओं की तरफ से खारिज कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया, लेकिन अब नए सिरे से क्या बातचीत आगे बढ़ पाती है, एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है। लेकिन कृषि कानूनों पर जब अन्नदाता के तेवर कड़े हैं तो क्या सरकार अपना जो रुख है उसको थोड़ा सा नरम करेगी? ये यहां पर देखने वाली बात है। और सरकार के मंत्रियों का घेराव करने की बात जब की जा रही है किसानों के द्वारा, तो क्या अगला कदम होगा? बाकियों के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है युद्धवीर सिंह जी आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से सवाल आपसे यही पहले पूछना चाह रहा हूं कि बातचीत का सिलसिला क्या अब आगे बढ़ना जारी रहेगा, या अब जो आपने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था उसके बाद बातचीत भी बंद? देखिए, अब बातचीत का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सरकार ने मजाक किया किसान आंदोलन का। सरकार ने कल जो भेजे अपने प्रस्ताव भेजे हैं वो एक बिल्कुल टोटल जो डिमांड्स थी उनको नकार दिया एक किस्म से। और जब सरकार ने नकार दिया और सरकार ये कह रही है कि हमको करना ही कुछ नहीं है, तो फिर बातचीत किस बात की करने जाए हम? तो यानी कि बातचीत के रास्ते बंद है। आपका कहना यह है बातचीत के रास्ते बंद है। अगर सरकार न्योता देती है तो क्या किसान संगठन नेता जाएंगे या नहीं? नहीं, मतलब किसान संगठन गए थे, गृह मंत्री के यहाँ गए थे। उन्होंने ये कहा था कि सरकार की मंशा क्या है सरकार स्पष्ट करे और लिखित में दे। वो सरकार ने कल दे दिया और उसको देखने के बाद, विस्तार से चर्चा करने के बाद ये लगा कि सरकार जो है
वो एडामेंट है और सरकार अड़ी हुई है, सरकार टाइम पास कर रही है, करना कुछ नहीं चाह रही है। उसमें कुछ नहीं है, उन प्रस्तावों में कोई ऐसी बात नहीं है जो युद्धवीर सिंह जी, आपसे शुरुआत में ही जब आपत्तियां दर्ज करवाने की बात की गई थी, बकायदा एक ड्राफ्ट आप सभी लोगों की तरफ से सरकार को सौंपा गया था, जिसमें बकायदा लिखित तौर पर यह दिया गया था कि आपत्तियां किन किन चीजों को लेकर के है। संशोधन इन कानूनों के अंदर किस तरीके से हो सकता है, वो सरकार की तरफ से पेशकश थी और उसी का एक प्रस्ताव एक बार फिर से भेजा गया। क्या उन सभी चीजों को लिखित तौर पर एमएसपी कानूनी जो है दरवाजा खटखटाने की जो यहां पर तैयारी है वो भी की जा सकती है, किसान को यह भी फ्रीडम दी गई है, ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं। क्या आपको नहीं लगता कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा इसमें संशोधन करके भी बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली किसानों का फायदा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो कानून जो किसान हित में है ही नहीं, वो कानून जो जिसको किसान ने मांग नहीं की, वो कानून जो कहीं से भी आसपास ही नहीं है, जो चोर दरवाजे से इस कोविड जैसी महामारी में जो है इस तरह से लेके आए, जिस तरह से किसी के घर में चोर चोरी करके कोई सामान उठा ले जाता, किसान के घर से ये सब कुछ छीनने की तैयारी इन्होंने की है सरकार ने। और ये अपने आप में दर्शाता है सरकार की मानसिकता को कि क्या जल्दबाजी थी कि ऑर्डिनेंस से 3 कानून आते हैं और दुनिया भर के बिल पड़े हैं पार्लियामेंट में जो इससे पहले और महत्वपूर्ण है, उनको छोड़ के इन 3 बिलों को अफरा तफरी में बिना चर्चा के, बिना स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस किए, बिना लोगों को सुने, जो एक प्रक्रिया है, स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, वो लोगों को आमंत्रित करते हैं, सुनते हैं, चर्चा होती है, रिपोर्ट जाती है, तब बिल संसद के पटल पे रखा जाता। कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई। वो अपने आप में उस सबूत की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि इस कानून के अंदर ये आपत्तियां हैं, जब उन आपत्तियों को दूर कर दिया गया इस कानून के जरिए, तो अब इसमें बचा क्या है? विरोध किस बात का है? हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सरकार से शुरू से पहले दिन से मांगे कानून को वापस लिया जाए। वो एक चर्चा हो रही थी और चर्चा में उन्होंने कहा कि आपत्ति बता दो। हाँ। हमारी मांग कभी ये नहीं रही कि हमको सुधार चाहिए। नहीं सर, इसलिए तो कह रहा हूं कि आपने इन कानून के अंदर आपत्तियां अपनी दर्ज कर दी थी। आपने कहा कि इन कानूनों के अंदर ये कमियां हैं। अब उन कमियों को सुधार करके एक संशोधन प्रस्ताव लिखित तौर पर, जो आप बार बार मांग भी कर रहे थे कि लिखित तौर पर हमें चाहिए, वो भी उसमें कर दिया गया। हम उस विषय पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि सरकार ने कितना सार्थक जवाब दिया, निरर्थक दिया। हमारी मांग वो जो है संशोधन की है ही नहीं। हमारी मांग ये है कि 3 कानून वापस लिए जाएं, जो हमारी बेसिक मांग है, जिसपे शुरू से लेकर आखिर तक हम अडिग हैं और सरकार को बार बार बता चुके हैं। अब बताने जैसी भी स्थिति नहीं रही है। नहीं सर, बातचीत तो आगे बढ़नी चाहिए ना। देखिए, अडिग रहने से तो कोई फायदा नहीं, उसमें तो किसान आंदोलन तो चल ही रहा है। देश के किसान के लिए सरकार कह रही है हम कानून ला रहे हैं, किसान देश का रिजेक्ट कर रहा है। किस लिए कानून ला रहे हो आप? सर, सुधार के लिए क्या होना चाहिए? किसानों के सुधार के लिए आज तक जितनी भी कमेटियां बनी हैं, उसमें सबसे पहली बात तो यही कही गई कि मंडी सिस्टम के अंदर बदलाव होना चाहिए। कोई भी बड़ा राष्ट्रीय दल हो, वो बार बार ये मांग करता रहा है कि मंडियों के अंदर जो आज तक की व्यवस्था थी, इसी वजह से किसान पनप नहीं पाया, तो क्यों नहीं उसको बदल दिया जाए? तो क्या होना चाहिए इसमें? मंडी को खत्म करने की किसान ने कभी मांग नहीं की। मंडी में सुधार करने की मांग तो तो मंडी को खत्म करने के लिए तो इस बार भी नहीं कहा इस कानून में। ये तो मंडी को खत्म करने का एक षड्यंत्र है कि एक मंडी कैसे होगी जिसमें युद्धवीर सिंह जी कैसे? मेरा जवाब तो सुन लो भाई। जी, मैं वही जानना चाहता हूं। एक मंडी ऐसी होगी जिसमें कोई कानून लागू नहीं होगा और एक मंडी ऐसी होगी जिसमें टैक्स और सारी बाध्यताएं होगी, तो स्वाभाविक तौर पे जो है आप एक मंडी को फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर, अब जो आपने अगर संशोधित प्रस्ताव देखा होगा तो उसमें लिखित तौर पर यह दिया गया है कि मंडियों में व्यापारियों के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर किसान के साथ कोई भी डील की जाती है तो व्यापारी के ऊपर टैक्स लगेगा, किसान के ऊपर नहीं लगेगा। तो बाध्यता यहां पर दी गई है और किसी भी तरीके से अगर कोई भी किसान को कोई भी परेशानी आती है और कोई भी व्यापारी अगर उसके साथ छल करता है तो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करने की बात भी उसमें है। उसमें यह भी कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का उसमें गठन किया जाएगा। तो अब इसमें बचा क्या है फिर? वो पहले भी नहीं है सरकार ने संशोधित इसीलिए तो प्रस्ताव दिया है, तो अब तो ठीक कर दिया ना। वही तो आपकी मांगे थी, वो जो पूरी कर दी है। उसके बाद मांग एक सूत्री मांग है कि 3 कानूनों को वापस ले, उसमें कोई हमारा। चलिए ठीक है, यानी कि किसान संगठन अड़े हुए हैं इस बात को लेकर के। सरकार हालांकि
कोशिश कर रही है बातचीत के जरिए आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन संगठन अड़े हुए हैं। खैर, बहुत शुक्रिया युद्धवीर सिंह जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो किसानों को अब सरकार की तरफ से जो पेशकश की गई, संशोधित प्रस्ताव जो पेश किया गया, वो हालांकि किसानों को और उनके संगठन नेताओं को नामंजूर है, लेकिन बातचीत के जरिए कैसे समाधान निकाला जाएगा, एक बड़ा सवाल है।